अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वो हैंड बैग को कांधे पर दुरुस्त करती हुई बाहर पोर्च में चेहरे पर इस वक्त संजीदगी फैली हुई थी, जैसे बहुत ही जब्तकारी हो। कदम अब जमीन पर मुकम्मल ठहरने लगे थे। तभी आज वह जरफिशान के साथ जा रही थी। यह खत उसे एक हाथ अपनी जान में खींचता हुआ उसके मुंह पर जमाए हुए उसकी चीख को दबा गया था। शजिया ने फैली हुई आंखों से सामने सफीर को देखा। पाल में चेहरे पर नाराजगी फैली थी। अपनी सफेद मोमी हाथ से उसने सफीर का गंदमी हाथ झटक कर मुंह से हटाया। ये क्या हरकत थी? वह तलही से बोली और अपने लबों का रगड़ा। तुम्हें देखने की चाहती अगले 2 हफ्ते तो मैसर नहीं होगी और ना ही तुम्हारा भाई हवेली में भटकने देगा, इसलिए आज मौके से फायदा उठाकर तुम्हारे दीदार को चलाया। उसके रेशमी गुनहरे बालों की लट को कान के पीछे रास का उसको चौकोर टाप को देखना चाहता। मैंने उसे जुदा नहीं किया। एक बार फिर से सफी का हाथ पूर्णता से झटक कर नागवार से बोले। जब से निकाह की तैयारियां शुरू हुई थी उसका दिल बेचैन हुआ था, जबकि चिड़चिड़ापन बढ़ने लगा था। अच्छी बात है तुमने उसे नहीं उतारा, वरना फिर अंजाम बहुत ही भयानक होता। उसके सरगोशी पर शजिया की रीढ़ की हड्डी में सुनसुनाहट दौड़ी। आप मुझे ये धमका नहीं सकते, ये मेरी अपनी मर्जी थी ना उतारने की। बज़ाहिर वह मजबूती से बोली थी, पर उसकी ब्राउन आंखों में फैले सर्दपन को वाजियाब बांध के थे। मेरे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। सफी ने मतलब की बात पकड़े थे। जाने दे मुझे, भाभी मेरा वेट कर रही है। वो नजर चुराती वहां से हटने लगी थी। मस्जिद उस शख्स को अपने करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हस्बे मामूल उसका बिखरा हुलिया शज्जा की नफाजत पसंद तबीयत पर ग्रां गुजार था। और जो मेरा इंतजार है उसके बारे में क्या कहोगे? उसके हिसाब कौन पूरा करेगा? वो आप उस टाप को अपनी मजबूत पोर से छुए गंभीरता से बोला। सफीर, आप हद से बाढ़ हैं। अभी नकाह नहीं हुआ जो मुझ पर इस तरह से हक जता रहे हैं। वो चिड़कर बोली। हाय सफीर की जानब, कितना प्यारा लगता है तुम्हारे मुंह से मेरा नाम। उसके शफाफ गोल चेहरे पर गहरी निगाह डाली वो शजिया की जान हलक में लाया था। बहुत ही छचोरे इंसान है आप। वो उसे झटकती हुई रूह मोड़ गई थी, जबकि बेसारियत वजूद पर फैलने लगे। सिर्फ तुम्हारे मामले में। उसके कान के करीब झुके वो सरगोशाना बोला। शजिया पाँव पटकती आगे बढ़ी, जबकि सफीर ने उसकी कलाई जगकर अपनी जान घुमाया कि वो सीधा सीने से टकराई। पर हाथ जमाती वो अगले ही पल फासले पर होती उसे 16 बार निगाहों से गुड़ती लब दबा गए थे। नकाह का जोड़ा मैं पसंद कर चुका हूँ, बस तुमने अपनी पसंद की मोहर लगानी है। यह नकाह मेरी पसंद का नहीं है तो मैं नकाह के जोड़े पर मोहर कैसे लगाऊं? बिना किसी लिहाज के बोलती हुई सफी को एक पल के लिए साकत कर गए थे। उसने शजिया के दोनों बाजू को शिद्दत से जकड़े झंझोड़ा। जानती भी हो क्या बोल रही हो? उसकी ब्राउन आंखें स्याह होने लगी थी, जबकि लाल डोरे उभरे हुए शजिया को सहमा गए थे। सफीर, मुझे छोड़े, वो सहमी से बोली, जबकि अपनी गिफ्ट मजीद सर्द कर गया था। क्यों छोड़ो? जो बकवास किया उसका हिसाब कौन देगा? उसके जानहाना तेवर शज्जा को घबराहट में मुद्दा कर दिया। आगे ना अपनी जाहिलपन पर वह दर्द बर्दाश्त करती तंसिया बोले। एक बार फिर से उसका गजब भरा गए थे। ये जाहिलपन है तो है, पर अगर तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो फिर मेरी जहालत का वो रूप देखोगी कि तुम्हारी रूह भी तड़प जाएगी। और तुम ये अच्छे से जानती हो कि जब जाहिल अपनी जहालत पर आ जाए तो फिर मुकाबले को भी नहीं देता कि कौन है। सफी का आग उगलता हुआ लहजा सफी शजिया को जता गया था कि वह शख्स कितना जनूनी है। छोड़े सफीर, आप हाथ से बढ़ रही हैं। उसके चेहरे पर कराहियत फैली थी जो सफी को झंझोड़ गए थे। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब से तुम शायान सागर के पास से आई हो तुम्हारे दिल में मेरे लिए नागवारी मजीद बढ़ गई है। ये चीज उसने कई बार महसूस की थी और आज वो दिल में पनपती सोचों को जुबान पर ले आया था। शजिया का रंग फक हुआ था। इस राज को वह खुद से छुपाई हुई थी कि कहीं उसका ध्यान दोबारा उस साहिर पर ना चला जाए। पर सफीर ऐसा कहेगा उसके गुम्मा में भी नहीं था। तुम्हारी खामोशी मुझे एहसास दिला रही है कि मेरी सोच बिल्कुल ठीक है। उसने अगले ही पल शजिया को छोड़ा जो अपनी बाजू से लाती नजर झुका गए थे। यानी मैं ठीक सोच रहा हूँ, तुम इस शायान सागर? सफीर मुट्ठी बिचवे बामुश्किल सब कर पाया था। आप बेजा शक कर रहे हैं। उसका कमजोर लहजा सफी को वाज़ह महसूस हुआ था। मर जाओगी तुम मेरे हाथों। बेवफाई की सजा बहुत बुरी होती है शजिया। तुम अगर मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। तुम अगर मुझे जिंदा दफन भी करना पड़ा तो वो मैं भी कर गुजरूंगा। उसको बाजू से दोबारा जकड़े उसने उसे इस हद तक करीब किया कि फासला चंद इंच का बाकी रहा था। शजिया के लबों से करा निकली, जबकि सफी का तड़पता हुआ दिल मजीद सुलगा। उसे बुरी तरह से उससे दूर किए उसने सुर पटी हुई आंखों और गजब बढ़ाते हुए चेहरे से अंगशत प्लान के बीच शजिया को देखा था जो बुरी तरह से दीवार के साथ लगे थे। याद रखना, मार दूंगा तुम्हें। वो जाते जाते भी धमकी देना नहीं भूला था और वो दर्द बर्दाश्त करती वहीं पर सहमी खड़ी रह गई थी। सफी का गजब उसकी दुरुस्त सोच उसे अंदर तक झंझोड़ कर रख गए थे।
जैन शज्जा इंतजार कर रही है, वो मासूमियत से बोलती मदद नजर से जैन को देखने लगी थी, जो नहायती मगन से नाश्ता कर रहा था। जब तक मैं नाश्ता मुकम्मल नहीं करूंगा तुम यहाँ से हिलोगे भी नहीं। जैन, ये नाश्ता का वक्त नहीं है। वो रूहानी होती सदीका बेगम की गुड़ियां बर्दाश्त करते वो जिस तरह से नाश्ता रूम में लाए थे ये वही जानती थी, लेकिन वो इन चंद दिनों में खुद को समझा गई थी कि वो जैन को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। शज्जा के नकाह की वजह से घर में तैयारियां शुरू थी, ऐसे में अपनी छोटी छोटी परेशानी एक तरफ कर चुके थे। जानता हूँ ये वक्त खाने का है, इसलिए मैं नाश्ता और लंच इकट्ठा कर रहा हूँ। जैन की लापरवाही अरूज पर थी। आपने ठीक कहा कि आप खाने के मामले में बहुत ही मूडी है। वह नफी में साहिल लवे जैन को मुस्कुराने पर मजबूर कर गए थे। सिर्फ तुम्हारे मामले में मेरा मूड जरा नहीं बदलता था, सो मैंने से बोलते हुए वो जरफिया के चेहरे पर गुलाल बिखर गया था। प्लीज जाने दे, शज्जा इंतजार कर रही है और आपको भी तो जाना है ना। अब दिल नहीं चाह रहा कि तुम जाओ। उसके पुष्प पर फैले हुए रेशमी बाल और गुलाबी चेहरे पर पुरतपिश निगाह डाली वह गंभीरता से बोला, क्यों, अब क्या है, आपकी तबीयत ठीक है? सदा की मासूम वो घबराए थे। हाँ, सर में दर्द है, ऐसा करो मेरा सर दबा दो। वो जूस का गिलास ट्रे में रखे हुए थकन जदा था बोला था, जबकि निगाह अब भी दूसरे कोच पर दरफिशां पर थे। जरी जड़ से उठकर उसके जाना पाई। जब उसने हाथ पर सरफिशां को अपने करीब खींचा वो बामुश्किल खुद को संभाले उसके करीब बैठे थे। जैन, उसने उठना चाहा लेकिन जैन ने उसकी पुष्प पर गिर्द बाजू फैलाकर उसे हसार में कायम किया था, हसार में कैद किया। जैन, आपका सर दर्द था। वो आप भी सर दर्द में ही अटके थे, जबकि गुलनार होता चेहरा उसकी कुर्बा पर दहक उठा था। मेरे दर्द की दवा दूर बैठी थी ना, सर दर्द ठीक कैसे होता? करीब रहोगी ना तो दर्द भी ठीक होगा। वो शज्जा इंतजार कर रही है, प्लीज जाने दे। बढ़ती हुई धड़कनों को संभाले वह बामिश के बोलते, जाओ। उसे आजाद करता दोबारा जूस का गिलास लबूस लगाया गया था। आप नाराज हो गए? वो रोहान सी हुई थी। हाँ, तुम्हें क्या परवाह कि तुम्हारा शोर नाराज है या नहीं? वो प्लेट दूर करता मसनूई नाराजगी से बोला, मुझे क्यों परवाह नहीं होगी, आप ही की तो परवाह है। वो जैन को देख के रूहान सी थी, जो कि निगाह मोड़े अब मोबाइल में मगन हो गया था। जाओ, देर हो जाएगी तुम्हें। वह सर्द पान से बोला। जैन, जरफिशां की आवाज पीटने लगी। क्या जैन? वो आईबुश का मुड़ा। मैं नहीं जाऊंगी जब तक आप नहीं कहेंगे, पर ऐसे नाराज ना हो वरना मुझे कुछ हो जाएगा। वो इस दीवाने की हालत देता हुआ जैन दंग रह गया था। क्या थी वो छोटी सी लड़की जो इस हद तक सादा दिल और शफाफ थी कि उसकी मसनूई नाराजगी को भी नहीं समझ पाए थे। सच कह रही हो? मैं आपके साथ कभी झूठ नहीं बोलती, तो बाकियों के साथ बोलती हो? उसके गुलाबी बढ़ती नाक को देखा। नहीं जैन, मैं झूठ नहीं बोलती। वो नफी में साह हिलाते हुए बेकरार हुए थे। तो फिर क्यों नहीं बताया कि अम्मा तुम्हें परेशान करती हैं, वो तुम्हें डराती हैं? उसका चेहरा हाथों के प्याले में बड़े वो करीब हुआ था। आपको कैसे पता चला? वो सहम गए थे। तुम मेरी रूह में बसी हो, मुझे नहीं पता होगा कि फिर किसे पता होगा? उसका सुलगता हुआ दिल जैसे इन लफ्जों पर पुरस्कुन हुआ था। आप मसरूफ थे जैन, और शज्जा की शादी भी है, तो इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। वो गिनेरी पल के आज पर झुकाए हुए जैन का दिल जगड़ गए थे। तुम मेरी अव्वल तरजीह हो, बाकी सब मेरे लिए बाद में है, और आपकी अम्मा भी है, और तुम मेरी बीवी हो। जैन के जवाब पर वो चुप रह गई थी। वो मुझे मारती नहीं है, मेरे लिए यही काफी है। बस मुझे मार से बहुत डर लगता है। जैन उसे कान से लगाते हुए आंखें मूंद गया था। वो आप तुम्हें कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अपना बेटा खोना नहीं चाहती है। उसका कंधा सिलाए वो जरी के तफरात खत्म कर चुका था। अब जाऊं मैं? जरी ने धीमे पास से पूछा, मुबादा वो दोबारा नाराज न हो जाए। दिल नहीं चाह रहा तुम्हें बेचने का, पर तुम्हें मुझसे ज्यादा नंद प्यारी है। उसके गाल को सिलाए वो बोझलपन से बोला, मुझे आपसे जुड़ा हर रिश्ता प्यारा है। वो झिझक उठती हुई उसका मान पड़ा गया थी, और उसका हाथ थामते वो उसे लिए हुए नीचे बढ़ा था। शजिया सफी बाई ने आपका ड्रेस पसंद कर लिया था। वो शजिया का स्निग्धा चेहरा देखे बामिश की बढ़ती, पर मुझे वो नहीं लेना। उसके सीधे जवाब पर जरफिशा खामोश हुई थी। शजिया बेमकसद घूमती अब भी इन्हीं लम्हों के हजार में थी। सफी उसके दिल में छुपा राज जान गया था। उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसका शदीद रिएक्शन, उसकी बातें सब दिमाग को जकड़ने लगी थी। न जाने वो शख्स अब क्या करता। अपनी आंखें चमकती हुई आगे बढ़ी। जब मुकाबले से टकराए, हाथ में पकड़े दो बैग समीप बोस हुए थे, जब उसके पीछे खड़ी जरफिशा का रंग सफेद पड़ा। आई एम सॉरी। शजिया माता से लाई नीचे झुककर बैग उठाए सीधी होती, पर सामने सनम और सुंदरी को देती हैरान हुई। तुम? शजिया के चेहरे की नागवारी मलाहत में बदलने लगी थी। वो माजी में उसकी काफी अच्छी दोस्त थी, जिससे राब्ते जरफिशा और जैन के नकाब पर खत्म हुए थे। सनम, उसके गले लगी जरफिशा पर कहर लूत निगाह डाला नहीं बोले थे। जरफिशा का सांस फूलने लगा था, जबकि हथेलियां पसीने से भीग गई। वह कदम पीछे लेती वहां से भाग जाना चाहती थी, जब पीछे मौजूद शख्स से टकराए। जरफिशा ने सैम का पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन वो शख्स उसके दोनों कान से थामे उसे रोक गया था। घबराओ नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। बासत की बात पर उसकी सांस बहाली थी, जबकि शजिया ने गले लगी सनम का रंग भी बासत को देखकर फक हुआ था। सामने इस शख्स को देखकर उसने शजिया का हाथ में छोटी सी चिट थमा कर मुट्ठी को दबा दिया था।
शज्जा नासमझी से दूर थी, उसने मुट्ठी खोलना चाहिए पर सनम बासत को देखती उसका हाथ दोबारा दबा गए थे। बासत की सख्त निगाहें उसे सामने के लिए शज्जा के बावजूद अपने वजूद में बेबस होती महसूस हो रही थी। वो जैन को लेकर जाएगी। बासत भाई, दिल में डूबा जो दर्द था वो जकड़ने लगा था। तुम्हारा भाई ऐसा होने से पहले इस लड़की को कैद कर लेगा, ऐसा कैद जहाँ से रहाई नहीं मिलेगी। तुम शज्जा के साथ रहो पर उसे कुछ भी एहसास मत दिलाना। बासत ने जबशां का डूबता हुआ हौसला बढ़ाया था फिर उसके साथ पड़ा। मैं तुमसे जल्द मिलूंगी। वो शज्जा का हाथ दबाती हुई मुड़ी थी। वो तेज कदमों से लिफ्ट की तरफ आ गई। सुंदरी, शज्जा ने उसे पुकारा पर वो लिफ्ट में बंद हो चुकी थी। शज्जा अभी हैरान परेशान खड़ी रहती जबकि जरफिजा हलकतार करती हुई उसके बराबर खड़ी हुई। बासत बिना शज्जा का एहसास दिलाए उसके पास से गुजरता हुआ आगे बढ़ गया था। उसके हाथ में दबी चिट बासत की नजर से ओझल रहे थे। अपने गिद्ध बटा अच्छी तरह बैठकर वो चेहरा छुपाती लिफ्ट से बाहर निकलकर बाएं जाना भागी थी ताकि बासत की नजर में ना सके। दिल खौफ से बुरी तरह से लर्ज रहा था। उस दिन भी वो उससे पकड़ चुका था पर आज हर हाल में उससे अपनी हिफाजत करनी थी। सामने से आते बासत को देखकर उसका रंग फाक हुआ था पर सदा शुक्र कि उसने देखा नहीं था। वो जल्दी से शाम में भागी और शाम की दूसरी जन्म से निकलकर वह एग्जैक्ट रोड की जन्म आ चुके थे। दूसरी जन्म बासत आज उसकी तेजी पर हैरान था। नौफल की गैर मौजूदगी की वजह से उस पर काम का लोड बढ़ गया था पर उसने सनम पर अच्छी तरह से अपनी नजर रखी हुई थी। एक बार तुम मेरे हाथ आ जाओ, तुम्हारे ये पार तो मैं अच्छे से काटूंगा। वो तैर से बड़बड़ा कर आ गया था। वो दोबारा ऊपर की जाना बढ़ा ताकि जरफिशा को बाहिफात कर पहुंचा सके। सीनों पर जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा जहाँ उसे मेन मिरर डोर से सनम का आंचल नजर आया था जो उस रोड क्रॉस करना चाहती थे। वो नजरअंदाज किए हुए तेजी से बाहर भागा पर सामने का शख्स को देखकर उसके कदम रुके थे जबकि वक्त भी उसे अपने लिए थमता महसूस हुआ था। वह शायान सागर था जो शाहाना अंदाज में गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठा था। उसकी निगाह बादल पर थी जिसमें वादिया तमसर उसे इतनी दूर से भी महसूस हुआ था, यानी वो उसे पहचानता था। सनम दरवाजा खोले पीछे बैठी और बासत को सहमी निगाह से देखा पर उसकी निगाह तो शाया सागर पर थी। वो अजीजें, वो इल्जामात, वो दुदकार बासत खान के जिस्म जान को जकड़ गए थे पर अगले ही पल उसे लगा उसकी अजियत मसीह शिद्दत इख्तियार कर गया। उससे पीछे मौजूद गाड़ी से सफीर उतरा था जो कहने का तो उसका सगा भाई था लेकिन उसने भाई होने का एक फर्ज भी नहीं निभाया था। दोनों अजियत मौजूद एकदम ही उस पर हमला आवर हुए थे। बासत ने मुठियां बीच का कदम पीछे लिए थे और पल में उससे रूह मोह लिया था। सफीर से वह कतई उलझना नहीं चाहता था, ना उसे अपनी शक्ल दिखाने का इरादादार था। सफीर उसके करीब से होता हुआ आगे बढ़ गया था। उसकी खुशबू उसे अपने गिर्द महसूस हुई थी पर वो लब दबाता अपनी सांस तक रोक गया था कहीं उसका बागी दिल भाई की मोहब्बत में तरफ ना जाए और वो सब अजीजें बुलाए उसे माफ कर दे। वो सफीर खान को कभी माफ नहीं करना चाहता था। सांस बाहर करके उसने पीछे मुड़कर देखा तो शाया सागर की गाड़ी वहीं पर खड़ी थी। उसे इजाजत ना थी वरना वो अब भी जाकर इस दरिंदे नमाज शख्स को कत्ल कर देता पर अपने अनदेखी जंजीर में जकड़े हुए हाथ से उसे रोक चुके थे। शाया सागर ने अपनी दो उंगलियों को अपनी आंखों के सामने की उसकी जानब मोड़ा और ड्राइवर को गाड़ी बढ़ाने का कहा। उसका इशारा वो समझ गया था। मैं भी इस पल के लिए इंतजार में हूँ शाया सागर के कब तुम्हारा और मेरा बाज़ाब्ता सामना हो। वह बड़बड़ाया था। पिछली सीट पर बैठे सनम ने एक नजर उसको देखा था पर मुकाबले शख्स की आग उगलती हुई निगाह उसे अंदर तक सहमा गए थे। वो ब्राइडल बुटीक में दाखिल हुआ जहां उसने शज्जा का निकाह का ऑर्डर दिया था। तो वक़्त के अहम मुताबिक शज्जा शॉप में आई नहीं थी। उसने शक पर यकीन की मोहर लगने लगी थी। शायान सागर, अगर तुम मेरी मोहब्बत पर पूरी नजर डाली ना तो उसका अंजाम अब तुम इस हद तक भुगतोगे कि कोई रात तुम्हें बचा नहीं सकेगी। वो ड्रेस पैक करवाता बाहर निकला था। शज्जा की लोकेशन चेक किए वो ड्रेस गाड़ी में रखकर ऊपर बढ़ा था। उसे सामने उससे ज्यादा हवारी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। वो ज्वेलरी शॉप में मौजूद थी। कदे खुशगवारी से एक एक चीज देख रही थी। सफीक उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा काफी बुरा लगा था। वो गला खनखारता हुआ अंदर दाल हुआ था जबकि जरफिचान जो कि सहमी से खड़ी थी सफीक को देखकर उसकी ढारस हुई थी। इतने महीनों बाद उसे सामने देखा उसका जब्त का पैमाना छलका था। वो पाकर उसकी जानब आए जबकि सफीर उसकी मलामत पर भी सूरत देखने मुस्कुराया था। जरफिचान को अब तक उसे इर्द गिर्द सुंदरी की चुभती हुई निगाह महसूस होती जिसके बायस वो सफीक का हाथ थाम गए थे। कैसी हो? सफी ने नरमी से पूछा था जबकि आंखों में गुजरते हुए दिनों का मलाल था जब उसने सबके सामने जरफिशा को जैन चौधरी से निकाह में दिया था। मलाल निकाह का नहीं अपने रवैये का था जो उसने बड़े मजमे में इख्तियार किया था। शज्जा ने पीछे मुड़कर देखा। इसी पल उसकी मुस्कुराहट सिमट रही थी। उसे जरफिशा पर हैरत थी। न जाने उसे जरफिशा का सफी के करीब होना अजीब लगा था। सफी उसे साथ लगा भी आगे बढ़ा लेकिन शज्जा की निगाह इन दोनों पर जम से गई थी। बैठो जरफिशा। सफी ने अधूरी सी निगाह भी उस पर नहीं डाली थी। शज्जा को एक और झटका लगा था। आप यहाँ क्यों आए? जरफिशा शज्जा को देखा घबराए जिसके चेहरे पर संजीदगी फैले थे। तुम्हारे लिए, और तुम यहाँ से मेरे साथ जाओगे। ये आपके साथ कैसे जाएगी क्योंकि ये मेरे साथ आई है और वैसे भी ये किस हक से जाएगी? ये मेरी भाभी है और मेरे भाई की बीवी है। हम घर पर नहीं किसी शॉप पर हैं।
اپنا لہجہ درست کرو, جو لینا ہے لو. ظرفی جان جس بھی حق سے جائے اسے تمہیں مطلب نہیں ہونا چاہیے. کاردار لہجے میں بولتا ہوا ظرفی جان کو دگ کر گیا تھا, جبکہ اس کا لہجہ شجیہ کو بھی چپا تھا. میں شجیہ کے ساتھ چلی جاؤں گی, وہ صلح جوئی سے بولی. میں ہی چلی جاتی ہوں. وہ ارتشا سے بیگ اٹھاتی کھڑی ہوئی اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی, لیکن یہ تیز قدم اس کے لیے نہایت ہی تکلیف کا باعث بنے تھے. وہ شاپ کے دروازے سے باہر نکل کر دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. مزید چلنے کی اس میں سکت نہ تھی. کافی دیر سے وہ مال میں پھر رہی تھی, جس کی وجہ سے اب اسے ٹانگوں میں درد ہونے لگا تھا, اور اب یکدم جھٹکا لگنے کی وجہ سے اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی. تم پریشان مت ہو, زین چودھری مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. صفی نے ظرفی جان کا گال تھپتھپایا تھا. بھائی شجیہ کہیں چلی گئی ہے. ظرفی جان ہلکان ہوئے تھے. وہ کہیں نہیں جائے گی, چلو آؤ. وہ ایک ہاتھ میں بیگ سنبھالے ہوئے دوسرے سے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے شاپ سے نکل گیا تھا. شجیہ دیوار کے ساتھ ہی کھڑے تھے. سفیر اس پر طنز پر نگاہ ڈالے لفٹ کی جانب بڑھ گیا تھا. اس کی بے روحی پر آج پہلی مرتبہ اس کی آنکھیں بھیگی تھی. دل چاہا آگے بڑھ کر اسے روکے, پر ٹانگوں کا بڑھتا ہوا درد اسے بے حال کر رہا تھا. وہ ظرفی جان کو لفٹ سے نیچے لایا, اسے گاڑی میں بٹھایا. تم سیدھے گھر جاؤ گی, شجیہ میرے ساتھ آ جائے گی. اس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا اور گارڈز کو بھی گاڑی آگے بڑھانے کا کہا. ظرفی جان کے جاتی وہ اوپر بڑھا. اس مرتبہ قدموں میں تیزی تھی. توقع کے مطابق وہ وہیں پر کھڑی تھی, جبکہ ارد گرد لوگ اسے عجیب سے نظر دیکھ رہے تھے. صفی کے چہرے پر سرد پن پڑا تھا. وہ ناک کی سیدھ میں چلتا ہوا اس کے جانب آیا اور وہاں سے گزرتے لوگوں پر ایک گہری تلخ نگاہ ڈال کر انہیں جتایا. یہ شخص جو کب سے ٹکٹکی باندھے ہوئے شجیہ کو دیکھ رہا تھا, ہڑبڑا کر وہاں سے رفو چکر ہوا. انسان کو اتنی عقل تب دکھانی چاہیے جب اس میں عقل برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہو. وہ تن سے شجیہ کو دیکھتے بولا تھا. اس کا اشارہ اس کے قدموں کی جانب تھا, جس کا سفید چہرہ درد برداشت کرتے گلابی ہو چکا تھا. اس نے بھیگی حیصل آنکھوں سے صفی کو دیکھا. یہاں میں تمہیں باہوں میں اٹھا تو نہیں سکتا, نہ میرا ایسا ارادہ ہے, اور نہ میں اتنا حق رہتا ہوں. ہے حق کی بات تو اب ایک طرف, تمہیں اگر میں نے ہاتھ بھی لگایا نا تو تمہیں کافی ناگواری محسوس ہوگی. وہ تلخی سے بولا تو شجیہ کو شدت سے رونا آیا تھا. اسے درد ہو رہا تھا اور وہ شخص اپنی ہی کہے جا رہا تھا. مجھے درد ہو رہا ہے, کسی بھی لمحے میں گر جاؤں گی. وہ لفظ چبا کر بولے. یعنی تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں سنبھالوں؟ صفی کا دل بے چین ہوا تھا, لیکن وہ اس لڑکی کو تھوڑا احساس تو ضرور دلوانا چاہتا تھا. صفی میں درد سے مر جاؤں گی, پلیز مجھے کہیں بٹھا دیں. شجیہ کی آنکھوں اس کے گرد اندھیرا چھاتا محسوس ہوا تھا, جبکہ بوجھل لہجہ صفی کو تڑپا گیا تھا. شجیہ وہ سب ناراضگی پس پش ڈالے اس کے قریب ہوا تھا. اگلے ہی پل صفی نے اسے دونوں کان سے تھام کر اس کے اپنے ساتھ سہارا دیا تھا کہ اس کا آدھا وزن صفی پر آیا تھا. شجیہ تھوڑی ہمت کرو, اس نے نرمی سے کہہ کر اس کا گال تھپتھپایا تھا. مجھے بہت درد ہو رہا ہے, پلیز مجھے کہیں پر بٹھا دے, میری ٹانگوں میں جان باقی نہیں رہے. اس کی ایک ہی رڑ سے پریشان ہوئے اسے جوڑلی شاپ کا دروازہ کھول کر شاپ کیپر کو چیئر باہر لانے کو کہا تھا. وہ چیئر باہر لایا تو صفی نے اسے چیئر پر بٹھایا تھا. اس کے پاؤں سے شوز اتار کر اس نے اس کے پاؤں کو رگڑا. شجیہ کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی. شجیہ صفی بے قراری سے اسے پکارتا وہ اس کے پاؤں کے سلانے لگا تاکہ اس کے حواس بحال ہو سکے. دل اس کی تکلیف پر شدت سے دھڑکا. اسے رب کے آگے فریادی ہوا تھا. آپ پلیز لفٹ خالی کروائیں, مجھے میری وائف کو یہاں سے لے کر جانا ہے. صفی نے اپنا کارڈ نکال کر سامنے کیا تھا. اس شخص نے فوری سر سباب میں لاتے ہوئے گارڈز کو لفٹ سے نیچے کا ایریا خالی کروانے کو کہا تھا. بنا دیر کیے اس نے شجیہ کے گداس وجود کو باہوں میں بڑھا تھا اور وہ درد برداشت کرتے بے ہوش ہو چکے تھے. اس کا سر پیچھے کی جانب ڈلک گیا تھا. اسی لمحے صفی کا دل میں بے چین ہوتے ہوئے کسی جانب ڈل کے محسوس ہونے لگا تھا. اسی لمحے صفی کو اپنا دل بھی بے جان ہوتا ہوا کسی جانب ڈل کے محسوس ہونے لگا تھا. شجیہ کچھ نہیں ہوگا, ہوش کرو شجیہ. وہ لفٹ میں بھی اسے دیوانہ وار پکارے بے حال ہو رہا تھا. وہ اسے لفٹ سے نیچے کی جانب لایا. ارد گرد کا ایریا حالی اسے پرسکون کر گیا تھا. اسے گھر میں لٹا کر اس نے ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل نکال کر اس کے چہرے پر جھڑکاؤ کیا. شجیہ اسے بے قراری سے پکارتا وہ خود بھی بے قرار ہوا تھا. اس لڑکی میں اس کی جان بسی تھی, پھر اس کی تکلیف پر وہ کیسے نہ تڑپتا. بھلے ناراضگی غصہ ہونس قائم تھا, پر اس وقت اس کی تکلیف, اس کی بھیگی بند آنکھیں اس کے دل کو جگہ کر شے پر حاوی تھی. پانی وہ بڑبڑائی تھی. صفی نے فوری اس کے لبوں سے پانی کی بوتل لگائی. ایک جانب خراب بادشاہ یہ منظر دیکھ کے ہولے سے مسکرایا تھا. نہ جانے یہ مسکراہٹ کیوں پھیلی تھی, وہ سمجھ نہیں پایا تھا. اس کا دل چاہ آگے بڑھ کر سب رنجشیں بلا دے, پر اگلے ہی پل وہ تھم گیا تھا. خود کو روکتا وہ وہاں سے روح مڑ گیا تھا. ٹھیک ہو تم؟ اس کے چہرے پر چپکے ہوئے بال پیچھے کی وہ نرمی سے بولا تھا. شجیہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا تھا اور کئی پل ان بری آنکھوں نے اسے بری طرح سے جکڑے رکھا تھا. اس کی آنکھوں میں پنپتی ہوئی شدت بڑھی ہوئی محبت, اس کے لیے بڑھتی بے چینی, اور اس حالت میں بھی جانچ کیا تھا. ٹھیک ہو تم؟ وہ پیچھے ہوتے ہوئے بولا تھا, پر اس کی شرٹ جکڑتی اسے روک چکے تھے. کیا ہوا شجیہ؟ وہ قریب ہوئے بڑبڑایا تھا. درد زیادہ ہو رہا ہے, مجھے بہت درد ہو رہا ہے.
تو پلیز مجھے ہاسپٹل لے جائیں۔ درد برداشت کرتی وہ سسکی تھی۔ ہاں ہم ابھی جائیں گے، تمہیں کہا تھا نا کہ ابھی تم باہر نہ نکلو، اتنا مت چلو، پر تم کسی کی سنتی کب ہو؟ اگلے ہی پل وہ درستگی سے بولا تھا، جبکہ شجیہ اس تکلیف میں بھی مسکرا دیتی۔ دل پر لگے اس کی نفرت کے جالے نہ جانے کیوں اسے ہٹتے محسوس ہوئے تھے۔ سفیر دوسری جانب آ کر بیٹھا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا وہاں سے نکلا تھا۔ شجیہ نے اپنی حیثیت برون آنکھوں میں چمکتی نمی کے ساتھ ہی اس کا دھندلا ہوتا ہوا چہرہ دیکھا تھا۔ کیا نہیں تھا اس کے چہرے پر؟ فکر، پریشانی، اس کے لیے تڑپ۔ اسے بڑھ کر وہ اور کیا چاہتی؟ محض ایک پرفیکٹ شخصیت کی خاطر وہ اسے رد کر رہی تھی۔ شایہ نے بھی اس کی حقارت کی تھی، پر سفیر جیسے فکر و حفاظت اس سے بالکل بھی نہیں کی تھی۔ دل بدلنے پایا تو ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا۔ سفیر اسے سرگوشیانہ اس کا نام لیا تھا۔ اس کی سرگوشی اسے خود بھی بمشکل سنائی دیتی، پر وہ سن چکا تھا۔ سب بھی ٹھیک ہو جائے گا، درد بھی ٹھیک ہو جائے گا، بس تم خود کو سنبھالو، میں ہر پل تمہارے ساتھ تمہارے پاس ہوں۔ اس کا ہاتھ جکڑے ہولے سے دباتا شجیہ کے دل پر آہری مہر بھی لگا گیا تھا۔ شجیہ نے اطمینان سے آنکھیں موڑ دی، جیسے اب وجود میں کوئی بھی درد اور ذہن میں کوئی بھی فکر حاوی نہیں تھے۔ وہ اپنے کمرے میں چت لیتی ہوئی نیم کندگی میں تھی جب اسے کھڑکی کے قریب سرسراہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی آنکھ جٹ سے کھلی۔ اس نے کمفرٹر کو اپنے اوپر تک لیا تھا، جیسے خود کو چھپا لینا چاہو۔ کئی بار سکون سے پھیل رہا تھا۔ آنکھیں کھولے وہ دوبارہ سرسراہٹ محسوس کرنا چاہا، پر اب دوبارہ آہٹ ہوئی تھی۔ نابیہ کا سانس حلق میں رکا۔ کمفرٹر میں خود کو بری طرح سے گم کرتی وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ ونڈو تو لانڈری کی جانب ہے، اتنی رات کو وہاں پر کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ کھڑکی پر یکحت مدم دستک ہوئی اور نابیہ کا چہرہ پسینے سے بھیگا۔ یا اللہ، کوئی چور تو نہیں آ گیا؟ پر باہر تو گھر پر ہے، پھر یہاں پر کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ وہ سوچوں کے تانے بانے بننے لگی۔ جب خوف بہراس چہرے پر پھیلا تھا، اس نے کمفرٹر کی جڑ سے پورے کمرے پر نظر دوڑائی، لیکن نیم اندھیرے کمرے نے مزید اس کو سہمایا۔ یہ اقصیٰ کو بھی لائٹ بند کر کے جانا تھا۔ خوف سے اس کی حالت بری ہونے لگی تھی، پر ایک تجسس بھی تھا کہ آخر کھڑکی کے پاس کون ہے۔ وہ کمفرٹر ہٹاتی بیٹھ سکتی تھی، پر اگلی پل اس کے پاؤں دوبارہ اوپر کیا۔ اس مرتبہ ذرا دستک زور سے ہوئی تھی، وہیں اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ کون؟ وہ ہولے سے بڑبڑاتی جب دستک شدت سے ہوئی تھی۔ نابیہ کی ہمت اب جواب دینے لگی تھی۔ قدم لیتی وہ کھڑکی کی جانب آئی تاکہ باہر دیکھ سکے۔ یہ اطمینان تھا کہ کھڑکی پوری طرح سے لاک ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پردہ ہٹایا اور اس بار اس کی چیخ نکلی۔ سامنے چمکتی ہوئی دو آنکھوں اور خوبصورت خوفناک چہرے نے اس کی چیخوں کو بڑھایا تھا۔ بہار! وہ پیچھے کی طرف قدم لیتے فل سپیڈ سے باہر بھاگے تھے۔ بہار، مجھے بچا لیں! اس کے دروازے کو بری طرح سے پیٹتی وہ چیخو پکار جاری رکھے ہوئے تھی۔ بہار! اس نے مزید شدت سے دروازہ بجایا تھا، جبکہ پورا وجود پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھا جب دروازے کی دستک نے اسے بکھلایا۔ سرائے سے اٹھ کر اس نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ میرے کمرے میں کوئی ہے، میں نے دیکھا۔ بہار، مجھے اندر آنے دیں۔ وہ بہار کو دیکھتی ہوئی ایک طرف سے اندر بھاگ گئی تھی اور اس کمفرٹر میں خود کو چھپاتے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ حلق مکمل خشک ہو گیا تھا، جبکہ جان تو لبوں پر اٹھا رہی تھی۔ اس نے اچانک آفتاب پر بہار کے لمحے کے لیے کچھ سمجھ نہیں آتا، پر اگلے ہی پل ماتھے پر بال نمایاں ہوتے۔ نابیہ! وہ بلند آواز میں ڈرا تھا، جبکہ وہ اب بھی خوف کے ذریعے سے بولنے سے قاصر تھی۔ باجی، کیا ہوا؟ ملازمہ بھی چیخ سنتی ہوئی اوپر آئی تھی، پر بہار کو دیکھ کر وہ رکے تھے۔ صاحب، بی بی جی کی آواز آ رہی تھی، سب ٹھیک ہے نا؟ ملازمہ کا اترا ہوا رنگ اس نے باغور دیکھا تھا۔ وہ لانڈری میں کوئی تھا۔ اقصیٰ، وہاں تھا کوئی، بہت ہی خوفناک۔ بہار، میں سچ بول رہی ہوں، میں قسم کھاتی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ دو افراد کی موجودگی نے حوصلہ تھوڑا سا بڑھایا تھا۔ اٹھ کر اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ لانڈری میں باجی؟ اقصیٰ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں وہی تھا بہار، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ یکحت پھڑ پھڑ کر روتی بہار کے بازو سے لگے تھے۔ نابیہ! اس کے اچانک چون چپنے کے پر وہ اقصیٰ کی موجودگی پر وہ حفظ زدہ ہوا تھا۔ صاحب، میں دیتی ہوں، کون تھا لانڈری میں؟ آپ بی بی جی کو سنبھالیں۔ نہیں، تم اس کے پاس رکو، میں دیتا ہوں۔ اس نے نابیہ سے اپنا بازو آزاد کروایا تھا۔ نہیں، آپ نہیں بہار، وہ آپ کو مار دے گا، وہ بہت ہی خوفناک ہے، میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ وہ مزید شدت سے بازو جکڑتی اب سر بھی اس کی بازو پر رکھتی بھی خود کو چھپانے لگے تھے۔ ریلیکس نابیہ، میں ایک پولیس افیسر ہوں۔ اس نے نرمی سے اس کا سر سلایا تھا، گویا ڈھارس دینا چاہیے۔ بہار، نہیں، آپ کے پاس گن نہیں ہے۔ بہار کا سر سلاتے ہوئے ہاتھ تھما تھا۔ اپنی پہچان اسے شدت سے یاد آئی تھی۔ سنبھالو اسے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ اگلے ہی پل اسے خود سے جدا کیے ہوئے وہ کرہتگی سے چہرے پر سجائے ہوئے لانڈری کی طرف بڑھا تھا۔ اقصیٰ، بہار کو کچھ ہو جائے گا، وہ مار دے گا بہار کو۔ نابیہ کا رونا پڑنے لگا تھا۔ بی بی جی، وہ ایک بہادر نہ ڈر آدمی ہے، آپ کیوں اتنا ڈانٹ رہی ہیں؟ اقصیٰ اسے پچکارتی ہوئی بیڈ پر بٹھا گئے تھے۔ مجھے جانا ہے بہار۔ وہ اقصیٰ کو دور کرتی اٹھی اور لانڈری کی جانب آگے، جو لانڈری کو چیک کر کے واپس آ رہا تھا۔ سامنے نابیہ سے ٹکرایا، اس کے زمین پوش ہونے سے پہلے اسے سنبھال گیا تھا۔ تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ وہاں تھا کوئی، آپ نے دیکھا نا؟ کوئی نہیں ہے وہاں۔ چھت کا دروازہ کھلا تھا، شاید کوئی بلی ہو گیا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ بہار، بلی نہیں تھی، کوئی بھوت جیسا۔ نابیہ، سٹاپ اٹ، فضول تماشا مت کرو۔
वहाज ने उसे बुरी तरह से झिड़का था और बाजू से जगह कर लॉन्ड्री से बाहर लाया। तुम जाकर सो जाओ। मुलाजमा को खड़ा देकर उसने नाबिया को बाजू छोड़ा था। वहाज, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। उसने विंडो पर दस्तक दी थी। अगर ये मेरे करीब आने की कोई साजिश है तो नहायत ही बकवास है। ऐसे कई साजिशों का मैं शिकार हुआ हूँ, बल्कि पुलिस ऑफिसर इन घटिया बहानों को अच्छे से समझते हैं। वो उसकी एक ही डर से चिड़कर तैश में आया था। वहाज, वो रोना भूले इस पत्थर दिल आदमी को देखती रह गई थी। आज फिर वो बेएतबार हुई थी। आज फिर वो शख्स उसका एतबार नहीं कर रहा था। जाओ अपने कमरे में। वो बाजू आजाद की उसे दूर धकेले बोला था। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। खुदा का वास्ता है, मुझ पर थोड़ा सा यकीन करे। मैं एक तरफ बैठ जाऊंगी। मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। बस मुझे आज अपने कमरे में रुकने दे, वरना आज मेरा सांस रुक जाएगा। बेएतबारी के सदमे पर डर पूरी तरह से हावी हुआ था। उसके सामने हाथ जोड़े पर फरियादी हुई थी, जबकि वह उसकी बहती आंखें और गुलाबी नाक को देख थमा था। वो लड़की झूठी हो सकती थी, पर उसके आंसू तो झूठे नहीं हो सकते थे। वहाज ने बेहतियारी में उसके हाथ जिक्रे, गोया उसका हाथ जोड़ना पसंद ना आया। जाओ, आ जाओ अंदर। वो साथ झटके हुए अंदर बढ़ा था, जबकि वो तेजी से अंदर आई। बेड को देखकर उसने नाबिया को सख्त निगाह से देखा, जिसका फूला हुआ सांस उसकी हालत जता रहा था। बेड पर लेट जाओ, मैं कोच पर लेट जाऊंगा। नाबिया साहिलाती बेड पर जाकर लेटी और कंफर्टर में खुद को बुरी तरह से छुपा लिया। वह चंद पल उसका कंफर्टर में कपकपाता वजूद देता रहा। इतने दिन से उसके घर में थे, नाबिया उसके सामने आने से इज्तनाम करती थी, फिर आज उसका दिल यूं डर जाना बेमानी नहीं था, ना ही उसकी कोई साजिश हो सकती थी। वो दबे कदम लिए बाहर के जाना पड़ा, जब उसकी आवाज ने कदम जकड़ लिया। मत जाए, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। मैं झूठ नहीं कह रही। वो मासूमियत से बोलती भी वहाज को पुरानी अनाबिया लगी थी, जिसकी मासूमियत का वो कभी असीर हुआ था। मैं नहीं जा रहा, तुम सो जाओ। वो वापस मुर्तबा बेड पर दूसरी जन्म आकर बैठा। अनाबिया सराय से उठी थी। लेट जाओ तुम। उसका उठना महसूस कर चुका था। आपको मुझ पर यकीन है? अनाबिया ने मान से पूछा। वो खामोश रहा, पर चंद लम्बे बाद वो उसे सोने की ताकीद कर चुका था। आप बाहर तो नहीं जाएंगे ना? अनाबिया ने तसल्ली चाही। वो चुपचाप बेड के किनारे पर लेटा और अपने चेहरे पर बाजू रख दिया। अनाबिया का दिल शिद्दत से धड़का था। उसे उम्मीद भी ना थी कि उसके बराबर दराज हो जाएगा। छोटे से कौच पर उसका लंबा चौड़ा सरापा पूरा नहीं आ सकता था और बेड पर वो अनाबिया की वजह से दराज हुआ था, ताकि वह मजीद डरकर उसे जिच ना करे। सो जाओ, वह सर्द पन से बोला था। अनाबिया कंफर्टर जकड़े सिमटे थे। सैमी सी वो दूसरे किनारे पर लेटी थी। पर आ लेटी, पर नजर वहाज के चौड़े सरापे पर जमी थी। वो ब्लैक बेस में उसे थोड़े से फासले पर दराज था। उसका डर उस शख्स की मौजूदगी में गायब होने लगा था, जबकि बहाल होते हुए हवास उसके धड़कनों को बढ़ा गए थे। आज अनाबिया बहार सुल्तान का डर उसे बहार सुल्तान के कमरे में ले आया था। वो चमकती सी आंखें और खौफनाक चेहरा अपनी निगाह से उज्जवल होने लगा था। अपनी निगाह उसके शानदार चौड़े सरापे पर जमी थी। वहाज ने रूह मुराद उसका दिल धक रह गया था, यानी उसकी नजरों की तपश को बाखूबी महसूस कर चुका था। वो आहिस्तगी से किनारे पर दराज हुई, उसकी जानब करवट ली। उसकी पूछ को देती हुई वो कब आंखें मूंद गई, उसे पता नहीं चला था।